आज है 21 मार्च। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि चर्चा में रही फेबा झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? उत्तर देख लीजिए। उत्तर है इसका बी, यानी कि नेपाल। देखो अभी हाल ही में ना एक शहर है नेपाल का, पोखरा, और उसको नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो सभी ने ये तो लिखा कि पर्यटन राजधानी पोखरा को घोषित किया गया है। जो पोखरा शहर है वो ये है, ये झील है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? रश्मि शुक्ला, नीना सिंह, जया वर्मा सिंह या मौसमी चक्रवर्ती? जी हाँ, उत्तर है मौसमी चक्रवर्ती। ये हैं मौसमी चक्रवर्ती। देख लीजिए, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में दो निजी ट्रांसमीटरों से हुई। सारे फैक्ट्स याद करते जाना, ठीक है। जो मुंबई और कोलकाता में शुरू हुई थी सबसे पहले, वो निजी थी 1927 में। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। तब इसका जो नाम है वो भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था, यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और 1936 में इसका भी नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। ये सारे के सारे याद रखना कि कब क्या नाम रखा गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैकाल झील पर आए नवीन सर्वेक्षणों में झील का पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में बताया जा रहा है। इससे यह झील काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। इसके संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है कि यह विश्व की सबसे गहरी झील है। जी हाँ, ये सबसे गहरी झील है। यह एक खारे पानी की झील है। नहीं, ये खारे पानी की झील नहीं है, ये मीठे पानी की झील है। ये पता होगा आप लोगों को। 1996 में बैकाल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। हाँ, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 1 और 3। तो उत्तर इसमें कौन सा सही होगा? 1 और 3, यानी कि डी सही होगा। देख लीजिए, उत्तर डी सही है। एक बार बैकाल झील के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा सा और, कि वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बैकाल झील का प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। इसलिए तो ये चर्चा बनी हुई है बहुत ज़्यादा। बैकाल झील रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक विशेषता है। देखिए, ये है रूस, ये वाला रसिया का भाग है, ये पूरा रसिया और थोड़ा आगे तक। तो ये है साइबेरिया, ये पूरा साइबेरिया जो बर्फ से ढका रीजन है, ये पूरा। और इसमें क्या है कि ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो है नॉर्थ साइबेरिया और जो नीचे वाला क्षेत्र है वो है साउथ साइबेरिया, ठीक है। तो ये जो झील है वो साउथ साइबेरिया में है, ठीक है। यह पृथ्वी पर उपस्थित सबसे पुरानी मीठे जल की झील है, ठीक है। ये भी याद रखना। आगे कह रहा है कि यह विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और यूनेस्को ने 1996 में यूनेस्को ने 1996 में बैकाल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। आपको देखो, एक तो आप जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा उसे बताओगे आज, इसके अलावा एक और सवाल का उत्तर बताओगे, और वो ये कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की, ठीक है। इस चीज़ को लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट होता है, ठीक है, जिसे भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष औपचारिक रूप से अपनाया था? यानी आदर्श आचार संहिता को भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष औपचारिक रूप से अपनाया है? 1951, 1975, 1991 या 2005? उत्तर होगा 1991। देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद लागू हो जाती है और परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहती है। 1991 में इसे चुनाव आयोग ने औपचारिक रूप से अपनाया था। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं कि कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? बेगूसराय, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई? उत्तर है इसका बेगूसराय। ये बिहार का है और ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बना है। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट देखेंगे अब हम, कि IQ एयर की विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, ये IQ एयर की है, ठीक है। IQ एयर के बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया है कि इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी निकाय IQ एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत को तीसरा सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है। इसके साथ मिलकर निकालिए, 2023 में विश्व के शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर है बांग्लादेश, दूसरे पर है पाकिस्तान, तीसरे पर है भारत, चौथे पर है ताजिकिस्तान और पांचवें पर है बुर्किना फासो। अगर ऐसे बोले ना कि टॉप 3 देश दक्षिण एशिया के हैं तो एकदम सही होगा, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत तीनों के तीनों दक्षिण एशिया के हैं।
लेकिन किसी का इस चीज़ पर ध्यान नहीं गया कि पोखरा असल में है किस चीज़ के किनारे, इसको पर्यटन राजधानी घोषित क्यों किया गया है। क्योंकि इसका जो महत्व है वो दो चीज़ों के कारण है। एक तो ये अन्नपूर्णा जो पर्वत श्रृंखला है उसके कारण, और एक ये फेबा झील है उसके कारण। इसलिए हम इस प्रश्न को लेके आए हैं। देख लीजिए एक बार अब, ये है झील और ये है शहर वो। इसको और देख लीजिए, पिछले पेज पर जो था कि बेगूसराय को 2023 का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र घोषित किया गया है। 2023 में विश्व के शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? पहले पर है बेगूसराय, दूसरे पर है गुवाहाटी, तीसरे पर है दिल्ली, फिर है मुल्लांपुर और फिर है लाहौर। अब देखो, अगर ऑप्शन में इस तरीके से आ जाए, टॉप 4 तो नहीं आएगा कि टॉप 3 देश भारत, टॉप 3 शहर सबसे प्रदूषित भारत के हैं, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस रिपोर्ट के इतिहास में पहली बार कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे प्रदूषित देश बना है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो मैक्सिको वगैरह आते थे। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि माजुली मास्क, ये देख लीजिए, ये माजुली मास्क है, ये जिसमें विभिन्न प्रकार के मुखौटे होते हैं। माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? असम से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से या बिहार से? इसका उत्तर है असम। जी हाँ, देख लीजिए, जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जीआई टैग उन उत्पादों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। यानी कोई प्रोडक्ट है और किसी क्षेत्र विशेष में वो उत्पादित होता है और वहाँ से उसकी पहचान बनी हुई है और उस क्षेत्र की पहचान बनी हुई है कि भाई फलां जगह के रसगुल्ले या फिर दार्जिलिंग की चाय, तो उसको संरक्षण देने के लिए ना ऐसा जीआई टैग उसको दिया जाता है ताकि कोई जगह जगह पर ना इसकी जाली चीज़ें ना बेची जा सकें और यहाँ का जो लोकल की जो रोज़गार होगा उसको वह बढ़ावा मिल सके। और यहाँ पर इन लोगों ने अगर इसको बढ़ाया है, अगर इसको स्पेशल बनाया है, तो इसका क्रेडिट लोकल लोगों को दिया जा सके। दूसरी बात यह है कि एक बार जीआई टैग मिलने के बाद 10 वर्षों तक वैध होता है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना है कि यदि कोई क्षेत्र या जिला उस उत्पाद का जीआई टैग की अवधि बढ़ाना चाहता है तो फिर उसे आवेदन करना होगा। यानी कि एक बार 10 वर्ष तक मिलने के बाद में उसको पुनः भी बढ़ाया जा सकता है, ये याद रखना बस। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न है कि गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए बहुउद्देशीय ऐप सखी निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विकसित किया है? इसरो ने किया है, डीआरडीओ ने किया है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने किया है या आईआईटी कानपुर ने किया है? इसका उत्तर है सी। जी हाँ, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने किया है। इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान मिशन के लिए सखी ऐप विकसित किया है जिसका कार्य तकनीकी जानकारी देखने और संचार सहित कार्यों में अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता करना है। सखी अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी, पृथ्वी के साथ कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा और आहार कार्यक्रम को बनाए रखेगा। ठीक है, आपको गगनयान मिशन के बारे में पता ही है। ये भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसमें भारत का पहला मानव मिशन है जिसमें मानव बैठ के जाएंगे अंतरिक्ष तक। ठीक है, जो संस्थान आए हैं हमारे, एक तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष संस्थान, इसरो, डीआरडीओ, इनके संगठन, इनका जो गठन हुआ है वो, और इनका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, इस चीज़ का थोड़ा सा जानते चलिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो मुख्यालय है वो तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। आगे देखिए, जो इसके निर्देशक हैं वो डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर हैं। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 21 नवंबर 1963 को हुई थी। देख लीजिए, 1963 में स्थापना हुई थी। तिरुवनंतपुरम में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है और उन्नीकृष्णन नायर इसके निर्देशक हैं। इसरो को देखिए, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई है। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। डीआरडीओ के बारे में देखिए, इसका गठन 1958 में हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके निर्देशक डॉक्टर समीर वी कामत हैं। ठीक है, इन तीनों को याद रखना, टेस्ट में ये आएगा। आप लोगों को अगर पता ना हो कि हम हर थर्सडे और हर संडे को जो भी वीक में पढ़ाते हैं उसका टेस्ट जरूर लेते हैं, तो शाम को 7:30 बजे चैनल में आ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल में अगर पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, यूट्यूब की में मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कीजिए और 7:30 बजे रेडी रहिए टेस्ट देने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त सरस्वती सम्मान के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है कि कवयित्री प्रभा वर्मा को 2023 का साहित्यिक सरस्वती सम्मान दिया गया है। जी हाँ, एकदम सही है। अगला कह रहा है कि यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। एकदम सही है ये भी। अगला कह रहा है कि प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को मधुशाला के लिए दिया गया था। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत है। प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को तो दिया गया था, लेकिन मधुशाला के लिए नहीं दिया गया था। वो दिया गया था कि याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भर जाती, दोष किसे तू जब अपने से, अपने दिन बर्बाद करूं मैं,
क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। जी हाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं के लिए दिया गया था प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को। 2023 का सरस्वती सम्मान मलयालम कृति के लिए मिला है, बिल्कुल सही है। यानी कि जो ऑप्शन सही कौन सा होगा, ए बी डी सही है, सी गलत है। ठीक है, देख लीजिए, केरल की कवित्री और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी कृति रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान 2023 मिला है। 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित इस पुरस्कार को देश में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। रौद्र सात्विकम मलयालम में एक काव्य कृति है जो 2022 में प्रकाशित हुई थी। प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को क्या भूलूं क्या याद करो के लिए। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि चक्रवात मेगन चक्रवाती पवनों के साथ साथ भारी बारिश का कारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर बना है। उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में, जापान तथा कोरिया प्रायद्वीप में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। देखिए, इसको छुपाना भूल गए, उत्तर इसका डी होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगला देख लेते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि चक्रवात ग्रूट आइलैंड के पूर्व में कारपेंट्रिया की खाड़ी के ऊपर बना है। ग्रूट आइलैंड कहाँ है, इसको देखिए एक बार, ये ऑस्ट्रेलिया है पूरा। ये क्या है, ये जो चीज़ है, ये वाला जो पेनिनसुला है, ये है केप यॉर्क पेनिनसुला, और ये है कारपेंट्रिया की खाड़ी। और यहाँ पर ये नहीं दिख रहा होगा आपको, छोटा सा द्वीप है, इसका नाम है ग्रूट आइलैंड। ठीक है, तो ये इस क्षेत्र में बना है जो चक्रवात बना है। आगे कह रहा है कि कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर एक समुद्र है। ठीक है, ये 3 तरफ से ऑस्ट्रेलिया से घिरा है, बिल्कुल घिरा है। ये देखिए, 3 तरफ से ऑस्ट्रेलिया से घिरा है, 1 2 और ये 3। और उत्तर में पूर्वी अरफरा सागर से घिरा है। ठीक है, उत्तर में ये देखिए अरफरा सागर से घिरा है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करता है। जी हाँ, देखिए ये देखिए, ये है न्यू गिनी और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों को अलग करने वाली एक ये टोरस जलसंधि भी है। ये जो देख रहे हैं आप, ये इस इधर का तो न्यू गिनी है, लेकिन ये जो इधर का रीजन है, ये इंडोनेशिया का भाग है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी दे दी। अब चलो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अब हमारे जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं। हम 1 लाइनर क्वेश्चन को एक बार जल्दी से कवर करेंगे कि उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड दिया गया है, ये याद रखना। डायना मेमोरियल अवार्ड राजकुमारी डायना की याद में दिया जाता है। ब्रिटेन की एक राजकुमारी थी, कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो फेमस थी वो अपनी सुंदरता खूबसूरती के लिए बहुत फेमस थी। अगला है कि पंकज आडवाणी को चीन के शांगराओ शहर में विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत 2023 के विश्व खुशहाली सूचकांक में 146 देशों में से 126वें स्थान पर है। भारतीय नौसेना और IIT खड़गपुर दोनों ने मिलकर के नवाचार के क्षेत्र में काम कार्य करने के लिए एक समझौता किया है। और 9 मार्च से 23 मार्च 2024 तक देश भर में पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। अब जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसको देख लीजिए कि हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया है। यह अधिनियम कब अधिसूचित किया गया था, 2018, 19, 20 या 21? आपको इसका आंसर देना है सभी को नीचे। जी हाँ, तो कल का जो क्वेश्चन था उसको देख लीजिए एक बार, क्या था कि कितने भारतीय राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। सिंपल था, देख लीजिए एक बार। देखो, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है म्यांमार, ये है बांग्लादेश और ये है अपना प्यारा भारत। ठीक है, अब ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है। ठीक है, अब ये जो त्रिपुरा है, ये देखिए, ये त्रिपुरा यहाँ तक है जो बांग्लादेश से तो सीमा साझा करता है लेकिन म्यांमार से नहीं करता। मेघालय और असम भी म्यांमार से कहीं भी सीमा साझा नहीं करते हैं। यानी कि केवल 4 राज्य हैं, 1 2 3 और 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। इनको सीक्वेंस से याद करना कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं जल्दी से कल।